हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। रीट मेंस 2026 से रिगार्डिंग क्लासें हमारी चल रही हैं। उसमें आरटी एक्ट 2009 के बारे में हमने अध्ययन किया, एनईपी 2020 के बारे में विस्तृत चर्चा की और उसी क्रम में हम आज विद्यालय प्रबंधन और उससे संबंधित जो समितियां हैं वो वाला टॉपिक है, उसे हम आज इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक भी चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे तृतीय श्रेणी की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक या दो क्वेश्चन जो हैं सभी परीक्षाओं में यहाँ से आने की संभावना रहती है। तो किसी भी जो संस्था है उसके सुचारू रूप से चलने के लिए और उसका प्रबंधन करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया जाता है। उसी प्रकार विद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए भी विद्यालय प्रबंधन और उससे संबंधित समितियों का गठन किया गया है। तो सबसे पहले जब बात करते हैं अपन कि राजस्थान के अंतर्गत विद्यालयों की उन्नति हेतु राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 के अंतर्गत विद्यालय विकास कोष, स्कूल डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई थी। क्योंकि विद्यालयों के लिए जो कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित रहते हैं उनको करने के लिए किसी न किसी संस्था की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या है, एसडीएफ विद्यालय विकास कोष की स्थापना की गई। जो राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 है उसके तहत सबसे पहले विद्यालय विकास कोष बनाया गया। लेकिन माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय जो है उसका जो 21 जनवरी 2015 को एक आदेश आया माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के द्वारा, उसके द्वारा जो 1 से 8 तक का जो स्कूल है उसके प्रबंधन के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और 9 से 12 का जो विद्यालय है उसके लिए एसडीएमसी के गठन का प्रस्ताव रखा गया। माध्यमिक शिक्षा जो निर्देशालय है उसके द्वारा 21 जनवरी 2015 को एक आदेश जारी किया गया। उसके अकॉर्डिंग समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक जो विद्यालय हैं, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो 1 से 8 तक होते हैं उनके प्रबंधन के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। और जो माध्यमिक विद्यालय हैं 9वीं से जो 12वीं तक चल रहे हैं विद्यालय, उनके लिए एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट जो मैनेजमेंट जो कमेटी है, विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इस प्रकार का जो आदेश है माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के द्वारा जारी किया गया। और आरटी एक्ट जो है हमने 2009 के बारे में जब अध्ययन किया था उसमें, तो उसकी जो धारा 21 थी उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि विद्यालयों के प्रबंधन के लिए एसएमसी और एसडीएमसी का गठन किया जाएगा। तो याद करिएगा, आप लोग रिवाइज कीजिएगा। आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत हमने धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय जो प्रबंधन समिति है उससे संबंधित चर्चा क्लास के अंतर्गत की थी कि धारा 21 के अंतर्गत विद्यालयों के प्रबंधन के लिए हम एसएमसी और एसडीएमसी का गठन करेंगे। और उसकी जो धारा 22 थी उसके अकॉर्डिंग जो है विद्यालय की जो विकास योजना है वह एसएमसी के द्वारा निर्धारित की जाएगी। एसएमसी जो है उसकी विकास योजना है वो तैयार करेगी। तो उससे संबंधित जो आज सारी बात अपन विद्यालय प्रबंधन से संबंधित जो समितियां हैं उनके संबंधित जो है, चाहे एसएमसी हो, चाहे एसडीएमसी हो और स्कूल विद्यालय भवन निर्माण समिति हो, शैक्षिक समिति हो, उनके बारे में इस क्लास के अंतर्गत हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो है इस क्लास के अंदर सिर्फ एसएमसी के बारे में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बात करेंगे कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 21 के तहत एसएमसी का गठन किया गया है। और आरटी एक्ट जो है 2009 की धारा 22 के जो तहत विद्यालय की जो विकास योजना है वह एसएमसी या एसडीएमसी द्वारा तैयार की जाएगी। तो आप देखिए, आप लोग विद्यालय के विकास से संबंधित जो सभी निर्णय हैं, विद्यालय के विकास से संबंधित जो सभी निर्णय हैं वो विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा लिए जाएंगे। विद्यालय स्तर पर यह समिति स्थानीय प्राधिकार के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए देखो, एक तो साधारण सभा होती है और एक कार्यकारिणी जो समिति होती है। एक तो साधारण सभा और एक कार्यकारिणी समिति होती है। जो अभिभावक होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। हमने पिछली क्लास के अंतर्गत आपको समझाया था कि एसएमसी के अंतर्गत जो 50% जो महिलाएं होती है वो इसके सदस्य रहती है
और इसके पदाधीन सदस्य जो सचिव होते हैं वो संस्था प्रधान होते हैं, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अभिभावकों में से होते हैं, उपाध्यक्ष भी उनमें से होते हैं। इस प्रकार इसकी जो समिति की जो संरचना है निर्धारित की जाती है। इसकी जो साधारण सभा की जो बैठक होती है वो 3 माह में एक बार होती है। कार्यकारिणी की बैठक जो होती है वो हर महीने के अंतर्गत अमावस्या के दिन होती है। इस प्रकार की जो जानकारी है हमने आपको पहले भी समझाई थी, और उससे संबंधित आज जो है सारी जो जानकारी है इस क्लास में हम प्राप्त करते हैं। देखिए आप लोग कि राजस्थान में सबसे पहले विद्यालयों की उन्नति हेतु राजस्थान जो सोसाइटी जो अधिनियम है, राजस्थान सोसाइटी अधिनियम जो है 1958, उसके अकॉर्डिंग विद्यालय विकास कोष SDF की स्थापना की गई है। और माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के आदेश क्रमांक 21 जनवरी 2015 के अनुसार जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें SDM का गठन किया जाएगा, और 1 से 8 तक के विद्यालयों के अंतर्गत SMC का गठन किया जाएगा। जो 1 से लेकर 8 तक जो चल रहे हैं उसमें तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होगा, और 1 से 12 तक का विद्यालय हो, 9 से 12 तक का जो विद्यालय है उसमें SDMC स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। और निःशुल्क जो RT एक्ट 2009 है उसकी धारा 21 के अनुसार, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, विद्यालय प्रबंधन हेतु विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन किया जाएगा। और विधेयक की धारा 21 की मंशा के अनुसार अब विद्यालय विकास एवं संचालन हेतु विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन किया जाएगा। और याद रखिएगा आप लोग कि विद्यालय की जो सभी विकास योजना है उस विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा लिए जाएंगे इसके निर्णय। विद्यालय स्तर पर यह समिति स्थानीय प्राधिकार के रूप में कार्य करेगी। स्थानीय जो प्राधिकार है वो उसके रूप में जो समितियां बनी हैं वो स्थानीय प्राधिकार के रूप में कार्य करेगी, चाहे SMC हो चाहे SDMC हो, वो विद्यालय के जो स्तर पर स्थानीय स्तर पर वह प्राधिकार के रूप में कार्य करेगी। आगे देखिए आप लोग, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में विद्यालय जो प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी योजना बना ली जाए स्कूल के, क्यों जब तक वहां के लोग विशेष रूप से अभिभावकों की भागीदारी नहीं होगी तब तक योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। क्योंकि देखिए आप लोग योजना कितनी भी अच्छी बना लीजिएगा आप लोग, लेकिन जब तक स्थानीय जो लोग हैं वो जो अभिभावक हैं जब तक अगर उनका इसके अंतर्गत भागीदारी नहीं है तो वह योजना जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। जैसे अपन बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार योजना में 1 से 8 तक की जो शिक्षा के विकास के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी जो है SMC को सौंपी गई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सौंपी गई है, ताकि प्रत्येक विद्यालय पर वहां के अभिभावक जो हैं उनको पता रहे कि विद्यालय के लिए क्या योजना बनाई गई है, वह स्वयं इस योजना बनाएं, और बच्चों की जो उनके खुद के जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा का महत्व वो समझ सकें कि हमारे बच्चों के लिए हम क्या योजना बना रहे हैं, ये योजना हमारे बच्चों के लिए दूरगामी रूप से किस प्रकार फायदा पहुंचाएगी। तो इस वजह से SMC के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं वो अभिभावक होते हैं। जो RT एक्ट जो है उस विधेयक की अवधारणा का मूल रूप यही है कि समुदाय को हमें जागरूक रहने पर ही कोई पद्धति जो है वो ठीक ढंग से लागू की जा सकती है। जैसे अभिभावक जो हैं वो इसके सदस्य रहेंगे तो उन्हें पता रहेगा कि विद्यालय के अंदर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, किन कार्यों से हमारे बच्चों को फायदा हो रहा है। और विद्यालय प्रबंधन समिति जो है विद्यालय स्तर पर RTE को लागू करने के लिए स्थानीय प्राधिकार के रूप में कार्य करेगी। बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 21 में दिए गए जो प्रावधान है उसमें हमने पहले चर्चा की है कि 1 से 8 तक के विद्यालयों में SMC का गठन किया जाएगा, और 9 से 12 का जो विद्यालय है उसके अंदर SDMC का गठन किया जाएगा। अब देखिए आप लोग विद्यालय प्रबंधन समिति के क्या क्या उद्देश्य हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति के क्या क्या उद्देश्य रहने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि उद्देश्य क्या है। सबसे पहले क्या है, देखो विद्यालय की जो विकास योजना है उसके तैयार करने के लिए प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, और RT एक्ट जो 2009 है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करना सबसे बड़ा इसका लक्ष्य है कि RT एक्ट 2009 के अंदर जो भी लक्ष्य दिए गए हैं उन्हें प्राप्त करना इस समिति का सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया है। और जिन ब्लॉक और जिला स्तर पर अधिकारी के साथ बात करना, जहां RT 2009 लागू नहीं हो रहा है तो वहां पर जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करना। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित उपलब्धता में नामांकन है, ठहराव है और शैक्षिक उपलब्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति करना। विद्यालय प्रबंधन में अभिभावक और शिक्षकों की भागीदारी को सुदृढ़ करना,
सरकार और अन्य स्रोत से विद्यालयों में जो अनुदान प्राप्त हो रहा है, सुविधाओं का क्या क्या उपयोग हो रहा है, और उनके क्रियान्वयन हेतु शिक्षक और अभिभावक समुदाय को सशक्त करना है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि स्तर में सुधार हेतु सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना, स्वीकृति करना, विकास कोष बनाना, जिससे विद्यालय के भवन, उपकरण और अन्य शैक्षिक सुविधाओं से संबंधित विकास के कार्य किया जा सके। कहने का मतलब है कि जितने भी जो विकास से संबंधित जो कार्य हैं वो जो प्रबंधन समिति है उसके द्वारा किए जाएंगे। और शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न बाहरी जो सहायता प्राप्त परियोजनाएं हैं, केंद्र सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त है, राज्य सरकार के द्वारा जो वित्तीय सहायता प्राप्त है, उनके द्वारा जो योजनाएं चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका जो विद्यालय के अंतर्गत सुचारू रूप से संचालन करने के लिए भी किसका गठन किया गया है? एसएनसी का गठन किया गया है। विद्यालय विकास और प्रबंधन हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए समुदाय में विद्यालयों के प्रति स्वामित्व की भावना जागृत करना इसका उद्देश्य है। इस समिति का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि बच्चों के लिए जो आरटी एक्ट 2009 बनाया गया है उसके लक्ष्य को सुनिश्चित प्राप्त करना और विद्यालय विकास और प्रबंधन हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना। अभिभावक मिलकर जो है विद्यालय की योजना बनाएंगे, समुदाय जो है जागरूक होगा और समुदाय में विद्यालय के प्रति स्वामित्व की भावना जागृत होगी। लोग जो अभिभावक समझेंगे कि विद्यालय हमारा है, हमें इसकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्थानीय लोगों से, भामाशाहों के द्वारा जो है हमें पैसा इकट्ठा करना है, स्कूल में डेवलपमेंट करना है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है उससे भी विकास कार्य हो रहा है। लेकिन जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं वो जब अपने बच्चे, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि स्कूल के अंदर क्या क्या बुनियादी आवश्यकताएं हैं और अच्छी की जा सकती हैं। तो सामुदायिक जो है जागृति करके विद्यालयों के प्रति स्वामित्व की भावना जागृत करना विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। उसके बाद देखिए विद्यालय जो प्रबंधन समिति है उसकी संरचना के बारे में बात करें अपन, तो विद्यालय जो प्रबंधन समिति है उसकी संरचना में मैंने आप लोगों को बताया था, एक होती है साधारण सभा होती है और एक होती है कार्यकारिणी समिति। तो विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा के अंतर्गत क्या है, देखो संबंधित जो विद्यालय में जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता हैं, अगर माता पिता नहीं हैं बच्चों के तो उनके जो संरक्षक होंगे वो इसके सदस्य होंगे। जो साधारण जो सभा है, जो साधारण सभा की जब बात कर रहे हैं अपन, तो साधारण सभा के अंतर्गत कौन होगा? संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता या संरक्षक, माता पिता की दोनों की जीवित न होने की स्थिति में संरक्षक उसका सदस्य होगा। संबंधित विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक और उस विद्यालय में अगर प्रबोधक हैं तो वो भी इसके सदस्य होंगे। संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष, पंचायत समिति के सदस्य और वार्ड पंच जो होंगे इसके साधारण सभा के सदस्य होंगे। समिति की कार्यकारिणी इंपॉर्टेंट है। समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित और मनोनीत 6 सदस्य जो उपरोक्त में शामिल नहीं है वो भी इसके सदस्य रहेंगे। और कार्यकारिणी जो समिति का जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव जो हैं वो साधारण सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव ही होंगे। इसकी जो एक तो साधारण सभा होती है, कार्यकारिणी होती है, तो कार्यकारिणी समिति का जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जो सचिव हैं, जो साधारण सभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और सदस्य सचिव जो हैं वो कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव भी रहेंगे। आगे देखिए आप लोग, साधारण सभा की सदस्य की समाप्ति कैसे हो सकती है? साधारण जो सभा है उसकी जो समाप्ति है, सदस्य हैं, सदस्यों की सदस्यता निम्न स्थितियों में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जैसे किसी सदस्य की मृत्यु हो गई उस समय, या त्याग पत्र दे दिया किसी सदस्य ने उसके द्वारा, या फिर क्या हो गया निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित नहीं रहने पर, या विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने पर उसके माता पिता या संरक्षक की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। विद्यालय में अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अगर विद्यालय के अंदर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो अगर विद्यालय में जो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसकी जो सदस्यता है वो स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। विद्यार्थी जो हैं यदि विद्यालय छोड़ देता है, यदि विद्यार्थी जो हैं विद्यालय छोड़ देते हैं तो उनके जो माता पिता, संरक्षक की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पदेन सदस्य के पद पर नहीं रहने पर उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो साधारण सभा के सदस्यों की जो सदस्यता है किन स्थितियों में समाप्त हो जाएगी? या तो उनकी मृत्यु हो जाए,
या वो त्याग पत्र देते हैं, या निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित नहीं रहने पर विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने पर उनके माता पिता सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, और पदेन सदस्य के पद पर नहीं रहने पर उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये बात की है अपन ने कि साधारण सभा जो है वो किनसे मिलकर बनेगी और साधारण सभा के जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता कैसे समाप्त हो जाएगी। अब आगे देखिए आप लोग, विद्यालय प्रबंधन समिति की जो साधारण सभा की जो बैठक है, हमने बात की थी कि विद्यालय प्रबंधन समिति की जो साधारण सभा की जो बैठक है प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक 3 बैठक होती है। 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जो बैठक है वो अध्यक्ष और सदस्य जो है सचिव कभी भी इसको बुला सकता है। आम सभा की जो बैठक का जो कोरम होता है वह अपने सदस्यों, इनके जो कुल सदस्य हैं उनकी सदस्यों का 25% जो है इसकी आम सभा की जो बैठक होती है उसका जो कोरम होता है वो 1/4 होता है, मतलब 25% सदस्य इसमें होने चाहिए। और बैठक की जो सूचना है वो 4 दिन पूर्व या आवश्यक बैठक की जो अगर इमीडिएटली बैठक बुलाई जा रही है तो 2 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है। कोरम के अभाव में यदि बैठक स्थगित कर दी गई है, यदि आम सभा की जो बैठक है यदि इसका जो कोरम है इसकी जो गणपूर्ति है जो 1/4 इसकी गणपूर्ति रखी गई है, यदि इसकी गणपूर्ति अगर नहीं होती है तो पुनः 7 दिन के पश्चात उसी निर्धारित स्थान पर और समय पर बैठक आयोजित की जाएगी। और स्थगित जो बैठक में जो कोरम में जो कोई आवश्यक जो मुद्दा था, जो विषय था, वही विषय उस अगली बैठक के अंतर्गत निर्धारित रहेगा, वही बैठक उस विषय पर ही चर्चा उस बैठक के अंतर्गत की जाएगी। कहने का तात्पर्य मेरा है कि यदि कोरम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः 7 दिन पश्चात उसी निर्धारित स्थान व समय पर आयोजित की जाएगी। स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जो दोबारा बैठक और इसमें कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही रहेगा जो पूर्व के एजेंडे में था। जिस विषय को लेकर बैठक पहले की गई थी उसका कोरम पूर्ण नहीं हुआ तो दोबारा जब बैठक हो रही है तो विषय उसके अंतर्गत बदलेगा नहीं, उसी एजेंडे पर कार्य किया जाएगा। वापस समझिएगा आप लोग कि जो आम सभा की जो बैठक है प्रत्येक वर्ष जुलाई से लेकर मार्च तक जो होती है इसकी 3 बैठकें होती हैं, और 3 माह में 1 बैठक इसकी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। और आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष और जो सदस्य हैं सचिव हैं वो इसके बैठक को बुला सकते हैं। और इसका जो कोरम है 1/4 जैसे 25% इसका कोरम रहता है। सूचना जो होती है 4 दिन पूर्व या अति आवश्यक होने पर 2 दिन पूर्व दी जाती है। इस प्रकार इसकी आम सभा की जो बैठक होती है उससे संबंधित बातें हैं। देखिए आप लोग, आम सभा की बैठक जो है विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की जो बैठक जुलाई से मार्च तक 3 बैठक होती है। 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य रूप से होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जो अध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा बुलाई जा सकती है। आम सभा की बैठक का कोरम कम से कम अपने सदस्यों का जो है 25% रहता है। 4 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है, आवश्यकता पड़ने पर 2 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जा सकती है। और यदि कोरम के अभाव में बैठक स्थगित होती है तो 7 दिन पश्चात उसी निर्धारित स्थान और समय पर आयोजित की जाएगी। स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही रहेगा जो पूर्व के एजेंडे के अंतर्गत था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि साधारण सभा की जो बैठक होती है वो 3 माह के अंतर्गत होती है, और कार्यकारिणी की जो बैठक होती है वो प्रति माह होती है। कार्यकारिणी जो होती है उसकी जो बैठक होगी वो प्रत्येक माह होगी, अमावस्या के दिन होगी, और साधारण सभा की जो बैठक होगी वो 3 माह के अंतर्गत 1 बार होगी। आगे देखिए, विद्यालय जो प्रबंधन समिति है उसकी जो आम सभा जो है समिति का वार्षिक बजट का जो अनुमोदन करेगी। जो समिति का जो वार्षिक बजट रहने वाला है, जो हम वर्ष भर में खर्च करेंगे उसका अनुमोदन करेगी। पिछले वर्ष में जो कार्य किए गए हैं उनकी समीक्षा करेगी। आम सभा के अंतर्गत जो है बैठक में विचार विमर्श होगा, निर्णयों के लिए कोई भी जो एजेंडा है उसके लिए अपन क्या अच्छा कर सकते हैं, किस विषय में जो पिछली बार हमने जो कार्य किया है उसमें अगले जो वर्ष के अंतर्गत हम किस प्रकार सुधार कर सकते हैं उस पर चर्चा हो सकती है। इस प्रकार जो है कि आम बैठक के अंतर्गत वार्षिक बजट का अनुमोदन होता है, पिछले वर्ष के अंदर किए गए कार्यों की समीक्षा होती है। देखिए आप लोग, विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा जो होती है उसमें वार्षिक बजट का अनुमोदन करेगी, पिछले वर्ष में किए गए कार्यों की समीक्षा करेगी। आम सभा अपनी बैठक में विचार विमर्श, निर्णयों के लिए किसी भी एजेंडा आइटम को ले सकती है। विद्यालय की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए, विद्यालय की विकास योजना बनाने के लिए, विद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदान के उपयोग, पूर्व की बैठकों में लिए गए विभिन्न निर्णयों के क्रियान्वयन को पूर्णतया प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाने वाले कार्यों से संबंधित हो सकते हैं। इस प्रकार जो बैठक होती है उसमें इस प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं कि विद्यालय से विकास की योजना कैसे बनानी है, जो सरकार के द्वारा जो अनुदान प्राप्त हुआ है उसका सही तरीके से
जिस मद का पैसा आया उस मद में पैसा खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है। और पूर्व में बैठक में जो हमने जिन एजेंडों पर चर्चा की थी, जिस मद में अपना पैसा खर्च करना था उस मद में पैसा खर्च हुआ नहीं हुआ, इस प्रकार जो निर्णय है वो उनका समीक्षा जो कार्य है वो इस बैठक के अंतर्गत लिया जाता है। अब देखिए आम सभा के अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं कि आम सभा के अधिकार और कर्तव्य क्या है। देखो सबसे पहले देखो, विद्यालय के परिचालन व्यय मद में आय और व्यय में अंतर होने पर स्वयं अपने सदस्यों से या सामान्य जनता अन्य दानदाताओं से आर्थिक सहायता दान अनुदान प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय ले सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विद्यालय का जो हम जब संचालन कर रहे हैं तो साल भर के अंदर जो पैसा खर्च किया जाता है, जो हमें पैसा प्राप्त हो रहा है, जो हम खर्च कर रहे हैं, यदि उसके अंदर कोई अंतर आ जाता है तो सदस्य जो होते हैं अपने सदस्यों में से या सामान्य जनता या अन्य दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त कर इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसका जो निर्णय है वो आम सभा के द्वारा किया जाएगा। विद्यालय विकास हेतु आवश्यक विकास राशि एकत्रित करने पर विचार विमर्श, भाई हम भामाशाओं से कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं या स्वयं कितना पैसा दे सकते हैं, सरकार के द्वारा जो पैसा आ रहा है उसके द्वारा विद्यालय विकास किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा की जाती है। कार्यकारिणी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा और सुझाव देना, जो कार्यकारिणी जो समिति है उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनकी समीक्षा एवं सुझाव देना, ये आम सभा के अधिकार और कर्तव्य रहेंगे कि सरकार से जो हमें पैसा प्राप्त हो रहा है वो पैसा सही मद के अंदर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें अंतर आ रहा है तो उस पैसे को हम बैलेंस कर सकते हैं, या तो स्वयं जमा कराएं या जनता से या फिर भामाशाहों के द्वारा इकट्ठा करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये निर्णय है आम सभा के द्वारा उनके अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की आम सभा समिति के जो है वो सारा जो बजट है वो उसी की देखरेख के अंतर्गत जो है बजट जो है उसी के जो है पूरा अनुमोदन होगा, किन कार्यों में कितना पैसा खर्च किया जाएगा और किन कार्य से हमें क्या फायदा होगा, ये सारी जो चर्चाएं हैं इन बैठक के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद देखिए आप लोग कर्तव्य हो गए और विद्यालय की प्रबंधन की कार्यकारिणी समिति। देखो कार्यकारिणी जो समिति है विद्यालय का जो कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यकारिणी समिति भी होना चाहिए। इसमें न्यूनतम 3/4 सदस्य अर्थात 11 माता पिता या संरक्षकों में से होंगे, बाकी 4 सदस्य पदेन मनोनीत व्यक्ति होंगे और कार्यकारिणी के सदस्यों में 50% महिलाएं आवश्यक होगी। जैसा भी हमने बात करी थी कि एक तो साधारण समिति होगी और एक होगी कार्यकारिणी समिति। तो कार्यकारिणी समिति जो है कार्य को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए कार्यकारिणी समिति होगी। इसमें न्यूनतम 3/4 जो सदस्य हैं, 11 जो सदस्य होते हैं वो माता पिता या संरक्षक में से होंगे, बाकी जो 4 सदस्य होते हैं पदेन मनोनीत व्यक्ति होंगे और कार्यकारिणी के सदस्यों में 50% महिलाएं अवश्य रूप से होगी। कार्यकारिणी समिति में माता पिता संरक्षक सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष के आरंभ में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने पर 14 अगस्त से पूर्व साधारण सभा द्वारा किया जाएगा। जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनका जो चयन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? साधारण सभा के द्वारा किया जाएगा। और प्रत्येक जो 14 अगस्त जो है उससे पहले क्या होगा, कार्यकारिणी समिति में माता पिता संरक्षक सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने पर 14 अगस्त से पूर्व साधारण सभा के द्वारा किया जाएगा। अब देखो जैसे कार्यकारिणी जो समिति है उसमें अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, सदस्य होंगे, पदेन सचिव होंगे, पदेन सदस्य सचिव होंगे, पदेन उपाध्यक्ष होगा और पदेन छात्र होंगे। इस प्रकार जो सदस्य होते हैं उसके अंतर्गत होते हैं और उसके अंतर्गत 16 सदस्य होते हैं जिसमें से 8 सदस्य क्या होती है, महिलाएं होती है। देखिए उसका जो अध्यक्ष होगा वो माता पिता में से एक अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष भी अभिभावकों में से होंगे, पदेन सचिव जो होंगे वो जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है वहां के वार्ड पंच या निर्वाचित सदस्य होंगे उसके पदेन सचिव होंगे और पदेन सदस्य सचिव। देखिए कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, एक तो पदेन सदस्य उस क्षेत्र के अंदर जो वार्ड पंच होंगे वो उसके पदेन सदस्य सचिव होंगे और पदेन सदस्य सचिव, पदेन सदस्य जो सचिव होगा वो होगा संस्था प्रधान होगा, HM होगा, याद रखिएगा आप लोग। पदेन सचिव देखो दो टर्म की बात करूंगा मैं, एक तो पदेन सचिव, दूसरा है पदेन सदस्य सचिव। जो पदेन सचिव होगा वो तो वार्ड पंच होगा उस क्षेत्र का और पदेन सदस्य सचिव जो होगा वो उसी संस्था का संस्था प्रधान होगा। याद रखिएगा आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इसकी कार्यकारिणी से संबंधित बात करते हैं अपन। देखिए आप लोग
कि अध्यक्ष होंगे समिति की आम सभा द्वारा माता पिता संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति सदस्यों का चुनाव होगा और कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अभिभावकों में से एक अध्यक्ष होगा, आम सभा द्वारा माता पिता संरक्षक में से कार्यकारिणी समितियों का चुनाव होगा और अपने में से उपाध्यक्ष होगा। अभिभावकों में से एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। सदस्य आम सभा द्वारा माता पिता संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति है तो निर्वाचित सदस्यों जिनमें से कम याद रखिएगा 50% महिलाएं होगी और 2 SC 2 अनुसूचित जाति 1 पिछड़ी जाति के सदस्य होंगे। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा आप लोग, ये 50% महिलाएं होंगी और 2 अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के सदस्य होंगे। इसके अंतर्गत पदेन सचिव जो हैं वो जिस जगह पर विद्यालय स्थित हैं उसका वार्ड पंच या निर्वाचित जो सदस्य हैं इसके पदेन सचिव होंगे। और याद रखिएगा आप लोग, पदेन सदस्य सचिव विद्यालय प्रधानाध्यापक या उसके न होने पर वरिष्ठतम जो अध्यापक हैं वो इसके पदेन सदस्य सचिव होंगे। पदेन अध्यापक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा समिति हेतु मनोनीत निर्वाचित एक महिला और पुरुष, या तो महिला रहेगी, महिला नहीं तो फिर पुरुष इसका सदस्य रहेगा। विद्यालय के द्वारा जो मनोनीत छात्र छात्रा और शिक्षाविद जो होंगे इसके पदेन छात्र होंगे। इस प्रकार इस समिति के 16 सदस्य होते हैं जिसमें से 50% क्या होती है, महिलाएं होती है। कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो माता पिता में से ही चुने जाएंगे और पदेन जो सदस्य सचिव होगा वो संस्था प्रधान होगा। आगे देखिए आप लोग, विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होता है। देखो, कार्यकारिणी समिति अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कार्यकारिणी समिति हेतु आम सभा द्वारा निर्वाचित माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से करेगी। ये निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष समिति की आम सभा के भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे। मतलब ये जो कार्यकारिणी समिति जो है ना, जिनके जो सदस्य रहते हैं माता पिता, उनमें से ही एक अध्यक्ष का चुनाव होगा, एक उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। और एक कार्यकारिणी जो समिति के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं वो साधारण सभा के भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष यही होंगे। विद्यालय का प्रधानाध्यापक या उनके न होने पर विद्यालय का वरिष्ठ अध्यापक समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा। ध्यान रखना आप लोग, पदेन सदस्य सचिव होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष अथवा तब तक रहेगा जब तक कि वह कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि वो कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहेगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। इसके बाद देखिए, कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों को अधिकार कर्तव्य, अध्यक्ष के क्या क्या कर्तव्य हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना। इंपॉर्टेंट, अगर बराबर मत हो जाता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसका होता है, अध्यक्ष का होता है। बैठकों को आहूत करना होता है, बैठक का प्रतिनिधित्व करना होता है। बैठक में सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से खाते का संचालन करना, लेके संधारित करना और आय व्यय पर नियंत्रण करना। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल से बता रहा हूं मैं कि जैसे कि अगर किसी भी मद में पैसा अपन को देना है तो जब चेक जो बैंक से पैसा निकलाने के लिए दिया जाता है तो उसके ऊपर अध्यक्ष के भी, SMC के जो अध्यक्ष उनके भी हस्ताक्षर होते हैं और संस्था प्रधान जो है सचिव जो होते हैं, पदेन सदस्य सचिव, उनके भी हस्ताक्षर होते हैं। दोनों के हस्ताक्षर से पैसा क्या होता है, विड्रॉल होता है। तो ये काम किसके, अध्यक्ष के। अगर बराबर किसी विषय को लेकर बराबर मत आ जाता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है, अध्यक्ष के पास होता है। बैठक बुलाना, बैठक में सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से, मतलब चेक के ऊपर जो होंगे सचिव के भी हस्ताक्षर होंगे और SMC के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे, तब जाकर पैसा विड्रॉल होगा बैंक से। उपाध्यक्ष के कार्य क्या होगा, अगर अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष के सभी कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे, उपाध्यक्ष के। और कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्देशित अन्य समस्त कार्य जो हैं कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। इसके बाद देखिए आप लोग, सदस्य सचिव के कार्य क्या हैं। सदस्य सचिव याद है आप लोगों को कौन होता है, सदस्य सचिव जो होते हैं वो HM होते हैं। जो सदस्य सचिव क्या है, बैठक के चर्चा के एजेंडे तैयार करना, बैठक को आहूत करने की सूचना जारी करना, कार्यवाही का विवरण तैयार करना, रिकॉर्ड रखना, साधारण जनता को अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना। एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसके अंदर क्या क्या विकास योजना से संबंधित हमने मुद्दे अंकित किए हैं उनका संधारण करना, वित्त संबंधी आंकड़े तैयार करना, अधिकृत मामलों में समिति की ओर से हस्ताक्षर करना, उसके विद्यालय परिक्षेत्र में आने वाले सभी रिकॉर्ड संपत्ति की सुरक्षा हेतु वैज्ञानिक और अन्य उत्तरदायित्व का निवारण करना, उन सभी मुद्दों को रिपोर्ट तैयार करना जो उसकी जानकारी में है और जिन्हें संपत्ति साधारण सभा कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो सदस्य जो सचिव होते हैं, जो HM हैं, वो पूरी बैठक का एजेंडा वो लोग तैयार करते हैं, कौन कौन से कार्य किए जाने हैं, कौन कौन से कार्य संपादित इस वर्ष होंगे, कौन कौन सी विकास योजनाएं विद्यालय में की जाएगी, वो सारा काम जो होता है वो सदस्य सचिव के द्वारा किया जाता है। कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल आपको बताया मैंने कि कार्यकाल जो समिति का 2 वर्ष का रहेगा। कितने का रहेगा, 2 वर्ष का रहता है और उस समय तक रहेगा जिस समय तक वे समिति निर्वाचित मनोनीत सदस्य रहेंगे। अभिभावक सदस्य जो हैं 2 वर्ष के बाद नए सदस्यों द्वारा बदल जाएंगे। सिर्फ 2 वर्ष के बाद तक ही
सदस्य रहते हैं, 2 वर्ष के बाद वापस इसका गठन होगा और इसके सदस्य बदल जाएंगे। पुराने सदस्य आगामी 2 वर्षों के लिए समिति कार्यकारिणी के सदस्य नहीं बनाए जाएंगे। पदेन मनोनीत सदस्य अगर उनको मनोनीत करने वाले सदस्य चाहे पुनः समिति के सदस्य बन सकते हैं। तो अभिभावक जो हैं वह 2 वर्ष के बाद बदल जाएंगे, दूसरे इसमें सदस्य बनाए जाएंगे। समिति की बैठक देखिए आप लोग बताया था, कार्यकारिणी की समिति की बैठक 30 दिन में प्रत्येक माह की जाएगी, एक बार बुलाना आवश्यक है। अमावस्या के दिन ये बैठक होती है कार्यकारिणी की। पदे जो सदस्य सचिव अध्यक्ष से विचार विमर्श कर समिति की बैठक का दिन समय स्थान निर्धारित करेंगे। सदस्य सचिव कम से कम 4 दिन पूर्व बैठक की लिखित सूचना देंगे और जिन बिंदुओं पर चर्चा करनी है उन सदस्यों को भेजा जाएगा। अध्यक्ष की अनुमति से एजेंडा के अतिरिक्त बिंदुओं पर भी चर्चा की जा सकती है। याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहली बात तो कि जो कार्यकारिणी जो समिति की जो बैठक है वो प्रत्येक महीने के अंतर्गत की जाती है और प्रत्येक महीने के अंतर्गत जो होगी, प्रत्येक महीने के अंतर्गत जो निर्धारित जो दिन है वो अमावस्या के दिन रखा गया है। यदि अमावस्या के दिन विद्यालय बंद रहता है तो दूसरे दिन ये बैठक की जाएगी और 30 दिन में एक बार होगी। सदस्य सचिव विचार विमर्श कर जो है अध्यक्ष से विचार विमर्श करके इसका स्थान निर्धारित करेंगे, दिन समय आदि निर्धारित करेंगे, किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है वो इस द्वारा निर्धारित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को किसी भी समय समिति को बैठक को बुलाने के निर्देश देने का अधिकार होगा। अनुपालना अध्यक्ष सचिव द्वारा 1 सप्ताह में करनी अनिवार्य होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रख लिएगा आप लोग कि जिला शिक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक हैं उसे इसकी बैठक बुलाने का कभी भी वो बैठक बुला सकता है। इसको जो अनुपालनाएं अध्यक्ष और सचिव को करनी होगी और 1 सप्ताह में जो इसकी अनुपालना करनी आवश्यक है। समिति की बैठक में निर्णय यथासंभव सर्वसम्मति से और सर्वसम्मति नहीं होने पर निर्णय बहुमत से होगा। देखो, अगर समिति के अंतर्गत कोई भी बैठक में किसी भी विषय पर निर्णय लिया गया है तो वह सर्वसम्मति से होगा, लेकिन अगर सर्वसम्मति से नहीं हो रहा है तो फिर बहुमत के आधार पर किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन संचालन संबंधी विवादों को निपटाने के लिए ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण रेफर किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी अधिकृत होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। कहने का तात्पर्य है, यदि एसएमसी से संबंधित कोई बात अगर किसी विषय पर विवाद हो जाता है और कुछ ऐसा विवाद है जो आपस में नहीं सुलझ पा रहा है तो ये प्रकरण जो है वो सीबीओ महोदय को भेजा जाएगा और सीबीओ महोदय जो है इसको जो हमारे जो सीडीओ जो हमारे जो डीओ महोदय हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनके पास इस प्रकरण को भेजेंगे और जिला शिक्षा जो अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो डीओ हैं, उनका जो निर्णय होगा इसके ऊपर अंतिम निर्णय होगा। जो वो डिसीजन देंगे वो डिसीजन क्या होगा इस हमें मानना होगा एसएमसी के सदस्यों को। अब आप बात करते हैं कि इसकी जो गणपूर्ति होती है, इसकी जो गणपूर्ति होती है वो कम से कम जो है अन्य सदस्य जो है 1/3 इसकी जो 1/3 जो होती है गणपूर्ति होती है, 33% इसकी गणपूर्ति होती है, 33% इसका कोरम होता है और निर्णयों का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है कि जो भी बैठक में निर्णय लिए जाते हैं उनका जो सदस्य सचिव होते हैं, एचएम जो होते हैं, वो एक रजिस्टर संधारण करते हैं और रजिस्टर जो आम सभा के सदस्यों द्वारा निर्णय जो होते हैं वो अवलोकन हेतु रिकॉर्ड के रूप में रहेंगे। जब भी अगर रिकॉर्ड मांगा जाता है तो उस रजिस्टर के द्वारा किन किन मुद्दों पर विचार किया गया है वो रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाता है। तो संपूर्ण जो रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सदस्य सचिव की होती है। जैसे आगे बात करते हैं कोरम, समिति के पदेन सदस्यों में से कम 1 और शेष अन्य सदस्यों में से कम 1/3 सदस्य, मतलब 1/3 मतलब 33% क्या होगा इसका कोरम होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो कार्यकारिणी समिति है उसका कोरम कितना होता है, इसकी गणपूर्ति कितनी होती है, 33% होती है। निर्णयों का जो रिकॉर्ड है, समिति की बैठकों के लिए सभी निर्णयों का संधारण सदस्य सचिव के द्वारा रजिस्टर बताया मैंने, रजिस्टर में कहेंगे। समिति के उपस्थिति सदस्यों के हस्ताक्षर रजिस्टर में लिए जाएंगे। आम सभा के किसी भी सदस्य द्वारा निर्णयों का अवलोकन करने हेतु तो रिकॉर्ड विद्यालय में रहेगा। विद्यालय उसको जो एचएम है वह अवलोकन के लिए उपलब्ध कराएगा। संपूर्ण रिकॉर्ड जो है उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सदस्य सचिव, जिसे जब एचएम जो है प्रधानाध्यापक, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो रिकॉर्ड हैं वो सुरक्षित रखें और आवश्यकता पड़ने पर जब अवलोकन के लिए चाहें तो इसे उपलब्ध कराएं। इसके बाद देखिए आप लोग सदस्यता की समाप्ति। सदस्यता की समाप्ति कब होगी? पदेन सदस्यों के अन्य सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष होता है और कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहने तक ही रहेगा, दोनों में से जो भी एक हो। निम्न कारणों के आधार पर सदस्य स्वतः समाप्त हो जाएगी यदि सदस्य समिति लगातार 3 बैठकों में नहीं आया। साधारण सभा इसमें जो कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है उसमें लगातार 3 बैठकों के अंदर अगर कोई सदस्य नहीं होगा, नहीं अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।
किसी कारणवश सदस्य का बच्चा उस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा होता है, या कोई कानूनी रूप से दोषी ठहरा दिया गया हो, या समिति के अंतर्गत आने वाले किसी मुद्दे से संबंधित भ्रष्टाचार में कोई भी काम किया हो, उसके अंदर उसने भ्रष्टाचार कर दिया हो, जैसे विद्यालय के विकास से कोई भी जैसे टीन शेड लगाने का काम कराया, उसके अंतर्गत यदि उस सदस्य ने कुछ भ्रष्टाचार किया और समिति को पता लगा तो उसको उससे सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो देखिए, या तो 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे तब की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, या उनका जो बच्चा है उस विद्यालय में किसी कारणवश नहीं पढ़ रहा हो, या कानूनी रूप से वो दोषी ठहरा दिया गया हो, या किसी मुद्दे पर वह भ्रष्टाचार से लिप्त पाया गया हो, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। समिति का कोष देखिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास की कोष की योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि जो होती है समिति के कोष में आएगी। दान दाताओं से विकास कार्य हेतु दान है, सहायता प्राप्त राशि इसके कोष में आएगी। सरकार, स्थानीय संस्था तो किसी से सहायता अनुदान के रूप में जो प्राप्त राशि होगी वो समिति के कोष के अंतर्गत होगी। समिति का एक बैंक का खाता होगा जो विद्यालय प्रबंधन समिति के नाम से होगा, और जो राष्ट्रीयकृत बैंक होगा उसके अंतर्गत होगा, और दोनों का ज्वाइंट अकाउंट रहता है। इसके अंतर्गत एक तो सचिव के हस्ताक्षर होंगे और अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे, तभी पैसा विड्रॉल होगा। देखिए, समिति का बैंक में अलग से विद्यालय प्रबंधन समिति के नाम से खाता होगा, जो खाता है राष्ट्रीयकृत बैंक में ही खुलवाया जाएगा। अध्यक्ष और सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ही लेन देन संभव होगी बैंक में। विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान सहायता राशि कहीं से भी प्राप्त होने पर पहले बैंक खाते में जमा कराने के उपरांत ही उसको विधि के अनुसार, मतलब कानून के अनुसार उसको खर्च किया जाएगा। इसके बाद देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के क्या क्या कार्य हैं। विद्यालय के आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों को बाल अधिकारों की सामान्य जानकारी देना। विद्यालय माता पिता, अभिभावकों, संरक्षकों के कर्तव्यों को, उनके जो क्या कर्तव्य है उनकी जानकारी देना कि बच्चों को रोज स्कूल भेजना है, और विद्यालय के अंदर ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, इन पर हमें विद्यालय आना है और बच्चों का हौसला अफजाई करनी है। ये इनकी जागरूकता जो है वो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य जो हैं वो अभिभावकों को देते हैं। विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता व समय पालन के संबंध में अध्यापकों, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करना। जैसे विद्यालयों के अंतर्गत जो अध्यापक हैं वो नियमित समय से आएँ, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएं। इससे संबंधित जो कार्य हैं वो भी एसएमसी के द्वारा किए जाएंगे। विद्यालय में पढ़ रहे बालकों की विद्यालय में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, अधिगम्य की गई प्रगति की जानकारी तो बैठक करना। मतलब जो बच्चा है वो विद्यालय में रोज आए और रोज समय से आए, और हर क्लास के अंदर बच्चा रहे। ऐसा नहीं स्कूल में बच्चा आ रहा है, घर से निकल रहा है और कहीं बाजार में घूम रहा है। तो सारी जो जानकारी है और सारे जो कार्य हैं वो किसके द्वारा, अभिभावकों को जानकारी दी जाती है एसएमसी के सदस्यों के द्वारा। और 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन उपस्थिति सुनिश्चित करना। विद्यालय में दोपहर का जो भोजन जैसे मिड डे मील है उसकी निगरानी रखना, और विद्यालय का वार्षिक लेखा जोखा जो तैयार करना है वो सारे कार्य किसका है, एसएमसी जो है, एसएमसी के जो सदस्य हैं उनका ये कार्य रहेगा। उसके बाद देखो, विशेष आवश्यकता वाले और अधिगम सक्षम जो बच्चे हैं, जिसे CWSN जो बच्चे होते हैं, जो निःशक्त जन बच्चे होते हैं, उनका विद्यालय में नामांकन और उनकी शिक्षा ग्रहण करने पर निगरानी रखना, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का सुनिश्चित करना, ये भी कार्य एसएमसी के सदस्यों को होगा। विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां जो नियमित समीक्षा कर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना, किस प्रकार हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। विद्यालय में जो हमारा खेल का मैदान है, 4 दीवारी है, कक्षा कक्ष है, आधारभूत सुविधाएं जैसे फर्नीचर है, पीने के पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था करना। शौचालय की टंकी की सफाई हो रही है, नहीं हो रही, शौचालय नियमित रूप से सफाई है नहीं है, भाई शौचालय जो है उसकी सफाई बिल्कुल अच्छी रहनी चाहिए। दूसरा, जो पानी के जो पीने की जो टंकियां हैं उसकी समय समय पर सफाई होती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो वो बच्चे क्या होंगे, गंदा पानी पी के बीमार हो सकते हैं। शौचालय साफ नहीं होगा तो उसके अंदर गंदगी से भी बच्चे बीमार होने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार जो साफ सफाई के जो कार्य हैं, विद्यालय के फर्नीचर हैं, कक्षा कक्ष की से भाई कक्षा कक्ष के अंतर्गत अच्छा कक्षा कक्ष होना चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी एसएमसी के सदस्यों की है। समय समय पर विद्यालय के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण है, शिक्षण सामग्री, बच्चों की पोशाक, विभिन्न प्रोत्साहन राशियों का समय समय वितरण करना, समय पर उपलब्ध करवाना, इनका पर्यवेक्षण करना, और ड्रॉप आउट जो होने वाले बच्चों पर नजर रखना, और सभी बच्चों का विद्यालय ठहराव सुनिश्चित करना। अभिभावकों एवं अध्यापकों की समय समय पर संयुक्त बैठक आयोजित करना, और उन बैठकों में बच्चों की प्रगति पर विचार विमर्श करना कि भाई आपका बच्चा जो है कैसा चल रहा है। और आपका कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, उनके माता पिता को समझाना कि वो उनको घरेलू कार्य में न लगाएं और विद्यालय भेजें। ये सब जो कार्य हैं वो एसएमसी के सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। विद्यालय को सरकार द्वारा
या सरकार के किसी अन्य कार्यक्रम समुदाय द्वारा जो राशि होती है प्राप्त उसके खर्च के बारे में निर्णय करना। विद्यालयों के जो स्वीकृत पद हैं उसमें से 10% से अधिक पद रिक्त हो तो अधिक पद रिक्त होने पर अध्यापकों की मांग करना। जैसे हमने आरटी एक्ट का जो पढ़ा था, उसकी जो आरटी एक्ट की धारा जो 26 थी, जो आरटी जो 2009 है उसकी जो धारा 26 थी, उसके अकॉर्डिंग विद्यालय में जितने पद स्वीकृत होते हैं उससे 10% से ज्यादा पद रिक्त नहीं रह सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर दोहराई गई है कि विद्यालय में स्वीकृत पदों से 10% से अधिक पद रिक्त अगर होते हैं तो अधिक पद रिक्त होने पर अध्यापक और इनकी मांग जो है वो एसएमसी के द्वारा की जा सकती है। विद्यालय का शिक्षक 10 वर्षीय जनसंख्या, आपदा राहत कार्यों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकाय, विधानसभा, संसदीय चुनाव से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त किन्हीं और गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगा हो। ये भी किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? एसएमसी के द्वारा। कि जो आरटी एक्ट की जो धारा जो 27 है, जो आरटी जो एक्ट है 2009 उसकी जो धारा जो 27 है उसमें प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाएगा। तो वही ये बात यहाँ दोहराई गई है कि 10 वर्षीय जो जनसंख्या, जनगणना है, आपदा है और जो चुनाव के कार्य के अतिरिक्त दूसरे शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में विद्यालयों को जो शिक्षक हैं विद्यालय के उनको नियोजित नहीं किया जाएगा। कोई शिक्षक शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप हो तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर पाएगा। जो आरटी एक्ट जो है 2009 उसकी जो धारा 28 है उसमें भी यही प्रावधान है। तो कोई जो शिक्षक हैं वो शिक्षिका है वो अपने विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट नहीं पढ़ाएंगे। सारा जो पढ़ाना है उनकी जो समस्याएं हैं वो क्लास के अंदर ही समाप्त कर दी जाए ताकि बच्चे को टीचर्स के पास पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस हो। विद्यालय में सभी अनुशासन संबंधित मामले एसएमसी द्वारा ही विद्यालय स्तर पर निपटाने के लिए अधिकृत हैं। निपटारा न होने पर जो खंड सलाहकार समिति को अपनी सिफारिश के साथ प्रेषित करेगी सीबीओ को, और विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना तैयार करना, ये सारा काम जो है किसका है? एसएमसी का है। विद्यालय विकास योजना देखो, राजस्थान सरकार में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का विकेंद्रीकरण पर विशेष बल दिया गया है। प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय के शैक्षिक, सह शैक्षिक, भौतिक विकास हेतु वार्षिक विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। विद्यालय विकास योजना के निर्माण में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा। जो आरटी एक्ट 2009 है उसकी जो धारा 22 है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि विद्यालय की जो विकास योजना है वो एसएमसी के द्वारा तैयार की जाएगी। किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाएगा? प्रबंधन समिति उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 3 माह पूर्व जिसमें प्रथम बार गठन हुआ है एक विद्यालय की योजना तैयार करेगी। उपरोक्त विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय होगी। ये जो विकास योजना है वो 3 वर्षीय होगी। अगले 3 वर्ष वार्षिक योजनाओं को मिलाकर ये बनाई जाएगी। विद्यालय विकास योजना में विस्तृत जानकारी क्या क्या होगी? देखो, प्रत्येक वर्ष कक्षावार अनुमानित नामांकन, आरटी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 3 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से 5, 6 से 8 के लिए पृथक पृथक अतिरिक्त अध्यापक, विषय अध्यापकों की, अंशकालीन अध्यापकों की आवश्यकता। आरटी के निर्धारित मान और मानकों के अनुसार आगामी 3 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त भौतिक संसाधन उपकरणों की आवश्यकता। उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 3 वर्ष की अवधि में वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताएं। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ऐसे बालक जिन्होंने अधिक आयु के कारण विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है, यदि प्रवेश दिया गया हो तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं किए तो उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना। अन्य बालकों के समकक्ष रहने के लिए आवश्यकता अनुसार विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। संबंधित व्यय, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आदि पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। मतलब जो आरटी एक्ट जो 2009 जो हमने पढ़ा था उसके जो लक्ष्य हैं उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उनको सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए ही एसएमसी का गठन विद्यालयों के अंतर्गत किया गया है। यदि कोई बच्चा ड्रॉप आउट रह जाता है तो उसे उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यदि बच्चा जिस कक्षा में प्रवेश ले रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि उसका शैक्षिक स्तर नहीं है तो विद्यालय और एसएमसी इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि वो कक्षा के स्तर के अकॉर्डिंग उसको लाया जाए। उसके लिए अतिरिक्त जो उपचारात्मक जो शिक्षण की व्यवस्था विद्यालय के द्वारा की जाए। इस प्रकार के जो कार्य हैं वो एसएमसी के द्वारा किए जाएंगे। उसके बाद देखिए आप लोग, विद्यालय योजना निर्माण है तो निम्नलिखित प्रपत्रों में काम लिया जा सकता है। जो प्रपत्र होते हैं वो जो है उसके अकॉर्डिंग काम किए जाएंगे। विद्यालय विकास योजना बनाने से पूर्व विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय के समस्त स्टाफ की एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए। सभी को मिलकर विद्यालय परिक्षेत्र की सर्वे किया जाएगा जिससे गांव में 0 से 14 वर्ष के बालकों की
संख्या और उनकी शैक्षणिक स्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके। मतलब विद्यालय के जो शिक्षक हैं और एसएमसी के सदस्य जो हैं मिलकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। गांव के सर्वे से पूर्व विद्यालय परिक्षेत्र का कच्चा नजरी नक्शा तैयार किया जाए। सर्वे से प्राप्त आंकड़ों का विद्यालय योजना निर्माण में 6 वर्ष के बालकों के नामांकन, ड्रॉप आउट और अनामांकित बालकों की योजना का निर्माण किया जाए। जैसे डोर टू डोर सर्वे किया जाए और जो बच्चा विद्यालय में आने वाला है, जो बच्चा आंगनबाड़ी में है, उसको विद्यालय में लेना है। इस प्रकार का जो सर्वे का जो कार्य है वो एसएमसी और जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो मिलकर कार्य करेंगे। आगे देखिए, इस प्रकार आज हमने एसएमसी के बारे में पढ़ा कि एसएमसी जो होती है उसकी 2 समितियां होती है, एक तो साधारण सभा और दूसरी होती है कार्यकारिणी। इनके हमने कार्य पढ़े, इनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, इनका कौन अध्यक्ष होता है, इसकी कोरम 50% होता है, इसका कोरम 33% होता है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अभिभावक होते हैं। पदेन जो सदस्य सचिव, जो संस्था प्रधान होता है, उनके क्या कर्तव्य होते हैं, ये सब हमने आज डिटेल से पढ़ा है। और अगला जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम एसडीएमसी के बारे में और भवन निर्माण समिति और जो हैं शिक्षा जो उप समितियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखें और अपनी जानकारी को अपडेट करें। और मैं पहले कह रहा हूँ वेब सीरीज की तरह न देखें, इसे नोट्स बनाएं। जहाँ पर आपको लगता है कि हमें ये बात इंपॉर्टेंट है वो रजिस्टर में नोट करें और बार बार इन चीज़ों को दोहराते रहें ताकि आपकी नॉलेज जो है वो अपडेट रहे। और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो हमारे चैनल पर करा दिए जाएंगे और आप अपना जो अध्ययन है वो रेगुलर तरीके से करते रहें। अगले टॉपिक में मिलते हैं हम अगले क्लास के अंदर, जिसमें हम इसके आगे की जो समितियाँ एसडीएमसी है, निर्माण समिति है और शिक्षा से संबंधित उप समिति है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं। अच्छी लगी क्लास शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक्स।